स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद जेके सर। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का प्रोज का फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का मतलब होता है अंतिम पाठ। तो आप इस लेसन में समझेंगे कि जो राइटर है वो किस तरीके से यहाँ पर बताना चाहता है कि उसको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जो राइटर हैं उनका नाम है अल्फांसो डाउडेट। ये फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, तो इस सबसे पहले आप इसको ये समझो कि ये लेसन क्यों लिखा गया है। तो जो अल्फांसो डाउडेट जो थे, जो राइटर था, इन्होंने 1870 में जो परिवर्तन हुआ था उसके बारे में बताया। जो वार हुआ था उस समय क्या हुआ था, बिस्मार्क के अधीन में प्रुशिया की सेना ने फ्रांस पर हमला किया था। बिस्मार्क जो एक लीडर था, उसने प्रशिया की जो एक सेना थी उसके अंडर में रह के फ्रांस पर हमला किया था और उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर नए प्रशियाई शासक जो थे उसने अल्सैस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा का शिक्षण बंद कर दिया था। मतलब अल्सैस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और फ्रांसीसी शिक्षकों को जाने के लिए कह दिया था। जो फ्रेंच लैंग्वेज जो पढ़ाते थे उनसे ये कह दिया गया था कि आप यहाँ से जाइए। तो बस इतनी सी इस कहानी का जो है थीम है, इसी से बेस पर ये कहानी आपका लेसन जो है बनाया गया है। तो इसको हम लाइन बाई लाइन, वन बाई वन आपको डिस्क्राइब करेंगे और आप इसको जो है लर्न करते चलिएगा। ठीक है, चूँकि ये बहुत लंबा लेसन है इसलिए हम बहुत जल्द ही इसको समाप्त करेंगे और आपको बताते चलेंगे लाइन बाई लाइन। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा और मैं आपको यहाँ इसमें बताता चल रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट लाइन है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। कह रहा है उस समय मैं स्कूल की बहुत देरी से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था, विशेष रूप से क्योंकि एम हैमल कह चुके थे वह हमसे पार्टिसिपल के प्रश्न पूछेंगे। जो आपके एम हैमल हैं ये कौन है? आपके टीचर हैं। जो एम हैमल हैं ये आपके टीचर हैं, जो खुद अपने आप में जो राइटर है वो हैं। वो कह रहे हैं पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और वो कह रहा है कि मुझे इसके बारे में एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं है, मतलब प्रारंभिक कोई भी ज्ञान नहीं है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। ठीक है, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। ठीक, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द वर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling। वो कह रहा है कि दिन बहुत ज़्यादा कैसा था, चमकदार था, धूप अच्छी तरीके से निकली हुई थी, है ना। जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन, जो मशीन ड्रिलिंग थी, आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। प्रशिया के सैनिक क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। More tempting than the rule for participants, but I had the strength to resist and hurried off to schools। ठीक है, यह सब पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज़्यादा मनमोहक था, किंतु मुझसे विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। मतलब ये राइटर कह रहा है उसको पता था कि आज पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा जाएगा, फिर भी वह स्कूल जाने के लिए तैयार था। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वेन आई past the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years all our bad news had come from there, but the lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now। कहा जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं पर मिलते थे, युद्धों के समाचार यहीं पर मिलते थे, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश भी यहीं पर जारी होते थे, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधी समाचार
और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन में सोचा अब क्या बात हो सकती। वहाँ पर भीड़ लगी हुई, उसने देखा बुलेटिन बोर्ड पर कि लोग वहाँ पर बहुत खड़े हुए हैं, तो उसने सोचा कि अब क्या समाचार हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला पैराग्राफ देखते हैं। आप इस पे देखते रहिएगा कि कहाँ पर हम चल रहे हैं, आप अपना नज़र इस पे बनाए रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब आपको देखते रहना है। देन एज ए हरीड Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with the apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." अब जब इस सूचना पट्ट के सामने भीड़ लगी हुई थी, तो वहाँ पर जो वाचर था, जो वहाँ के अधिकारी, सेना के अधिकारी थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि तेजी के साथ मत जाओ बेटा। वाक्टर नाम का जो लोहार था, वो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पढ़ रहा था, ने पीछे से बोलकर मुझसे कहा कि इतनी जल्दी मत कर लड़के, स्कूल पहुँचने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। यानी कि स्कूल पहुँचने के लिए बहुत सारा तुम्हारे पास समय है। अब देखिए, कहता आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिस्ट एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। मुझे लगा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं बहुत बुरी तरह सांपता हुआ एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट मसल वेस्ट which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. कह रहा है, आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो अफरा तफरी मची रहती थी, शोरगुल होता था, जिसे कि गली के बाहर से भी सुना जा सकता था। मेज़ों का खोला जाना, बंद किया जाना, उनको हम बाहर रहकर भी सुन सकते थे, जिससे कि हम समझ जाते थे कि हाँ, स्कूल में कुछ हलचल हो रही है। और बच्चों का पढ़ना, अपने अपने शब्दों में धीरे धीरे पढ़ना, बोल कर पढ़ना, और अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। परंतु अब सब कुछ शांत था, क्योंकि जब वह स्कूल जा रहा था तो वह देख रहा था, उस समय सब कुछ शांत था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। I saw my classmates already in their places and Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. ठीक है, इतना समझ रहे हैं आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, मुझे भरोसा हो रखा था कि जो हल्ला हो रहा था, शोर हो रहा था, मैंने बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज पर मैं पहुंच जाऊंगा। परंतु उस दिन हर चीज को सचमुच रविवार की तरह सुबह जैसा ही शांत था। खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट को देखा, वो पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे, और मिस्टर हैमल जो टीचर थे अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए इधर से उधर घूम रहे थे। यानी कि वो इंतजार कर रहे थे किसका, जो राइटर वहाँ स्कूल में जा रहा था उसका। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था। क्यों, किस लिए डरा हुआ था राइटर इसलिए डरा हुआ था कि उसको लगा शायद आज मैं लेट हो गया हूँ, आज तो मेरी पिटाई होनी ही है, किससे, डंडे से। ठीक है, अब हम आगे का देखते हैं। देखिए ये आपका जो है, जो राइटर है यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लर्न करते हैं। कह रहा है, बट नथिंग हैपेंड मिस्टर हेमल सॉ मी सैड एंड said very kindly, go to your place quickly little friends, we were beginning without you। ठीक है, अब देखो इसमें आपको नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पर जो आपका राइटर है उसका नाम क्या है, यहाँ पर फ्रेंच, इसका नाम क्या बताया गया, फ्रेंच है। ये आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो कहते हैं, टीचर बोलते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हैमल ने बड़ी दयालुतापूर्वक कहा, नन्हे फ्रेंच जल्दी से अपनी जगह पर आ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। क्या लेसन, हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड sat डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड got a little over my fright did I see that our teacher had on his
beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया, तब तक मैंने यह नहीं देखा हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट पहना है। कैसा सुंदर हरा कोट पहना है, अपनी झालरदार शर्ट और काली छोटी सी सिल्क की टोपी भी पहन रखी थी, जिस पर क्या थी, कसीदाकारी की गई थी, मतलब एम्ब्रॉयडर्ड की गई थी। ठीक है, अब हम लोग आगे का देखते हैं। अब यहाँ पर से आप देखेंगे, यहाँ तक का हम लोग अब देख रहे हैं, आप लाइन बाय लाइन इसको देखते चलिएगा। ठीक है, अब हम पहुँच रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर जो आपको बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर डेज, प्राइस डेज से आगे पढ़ेंगे। ओके, besides, the whole school seemed to strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge, and he held it open his knees with his great spectacles across the pages। ठीक है, कह रहे हैं कि और जिन्हें वो निरीक्षण तथा पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। जो टीचर थे उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो जब कोई फंक्शन होता था तभी पहनते थे। इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र तथा गंभीर लग रहा था। अब देखिए स्कूल में जब वो फ्रेंच आया तो हुआ था, तो क्लास में कुछ लोग बैठे हुए थे, गांव के जो लोग थे। वो कहते हैं कि कह रहा है कि जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक चकित किया, आश्चर्यचकित किया, वह था सदा खाली रहने वाली पीछे की बेंचों पर गांव के लोग हमारी तरह ही चुपचाप बैठे थे, और अपना तिकोना टोप पहने बूढ़ा भूतपूर्व मेयर और भूतपूर्व पोस्टमास्टर, भूतपूर्व मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो पहले के थे, इनके अलावा कई अन्य भी उसके साथ बैठे थे और सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बाल पोथी लाया हुआ था, उसके किनारे अंगूठों से पेज उलटने के कारण गंदे हो गए थे, और उसने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों पर पड़ा था। ठीक इस तरीके के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। राइटर यहाँ पर ये भी बता रहा है कि लोग वहाँ पर कैसे बैठे थे। अब देखिए आपको यहाँ से शुरू करते हैं। वाइल आई वाज, अब आप यहाँ से इसको देखते रहेंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पर इसको अंडर सर्कल कर दे रहा हूँ, यहाँ तक आप देखना टाउन हॉल तक। ठीक है, अब कह रहा है कि while I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं इस सब पर विचार कर ही रहा था, तभी है एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, यानी जो टीचर थे वो कुर्सी पर बैठ गए, और उस गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, बोले, मेरे बच्चे, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। देखो अब आप समझ गए यहाँ पर ये क्या कह रहा है राइटर, कि आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा। आपको ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि टीचर ने जो लास्ट डे था उस दिन बच्चों के लिए क्या बोला था। ठीक है, तो क्या बोला था कि आई शैल गिव यू माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एसलेस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। ये जो हमने अंडर सर्कल कर रखा है, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, समझना है। कह रहा है द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आया, ऑर्डर आया हुआ, क्या आया है, स्कूल में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। कहाँ के स्कूल, एल्सेस एंड लॉरेन के। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो मैंने बता रहा हूँ इसको आपको याद रखना है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, मतलब फ्रेंच भाषा का ये आपका लास्ट लेसन है, और कल से आपको जर्मन भाषा पढ़ाने वाला दूसरा टीचर आएगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सावधानी से पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
पॉइंट है यहाँ पर याद रखने के लिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बता रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग करते हैं, ओ वाट एट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा पार्ट है, आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इसमें ज़्यादा मन लगेगा। कह रहा वाट एट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ओ द रिचेस दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ठीक है, टाउन हॉल कह रहा है कि ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की ही तरह थे। जो उन्होंने कहा था कि कल से आपको जर्मन भाषा पढ़ने के लिए मिलेगी, तो ये शब्द राइटर को कैसे लगे, जो फ्रेंच था उसको ऐसे लगा जैसे बिजली कड़कड़ा रही हो। हाय, why I hardly knew how to write it. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking words X or going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my study of the saints were old friends now. Then I couldn't give up, and Mr. Hamill too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। कह रहा है कि ये शब्द जो बोले थे वो उसको कैसे लगे थे, जैसे एक बिजली चमक गई हो। हाय रे, ये अभागे लोग हैं बड़े सभागार में, उन्होंने यही लगा दिया था। उसको अब याद आ रहा है उन्होंने क्या लगाया था वहाँ पर, यही आदेश लगा हुआ था कि अब जो है फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। मेरा ये अंतिम पाठ है। अरे मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था, अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा। फ्रेंच कह रहा है, मैं मुश्किल से फ्रेंच भाषा को सीख पाया था, अब तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। वह उसी समय मुझे रुक जाना होगा। मैं अपने पाठ याद ना करके पक्षियों के अंडे ढूंढने में और सार पर फिसलने पर कितना दुखी हो रहा था। मतलब जो ये फ्रेंच था ये क्लास ना लेकर के खेलता रहता था, पक्षियों के अंडे पकड़ता रहता था, ढूंढता रहता था, सार पर फिसलता रहता था, खेलता मतलब खेलने में अपना टाइम पास करता रहता था। आज उसको रिग्रेट हो रहा है कि हमने जो है बहुत टाइम निकाल दिया। कह रहा है कि मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले ले जाने में भारी और बड़ी समस्या लग रही थी, मेरी व्याकरण और संतों का इतिहास अब पुराने मित्र जैसी लग रही थी जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। और एम हैमल के बारे में भी इस विचार ने कि वो जा रहे हैं, मैं अब उनसे फिर कभी ना मिल सकूंगा। मुझे उनके डंडे के बारे में और वो कितने बदमिजाज थे इस बारे में सब कुछ भुला दिया। यानी कि अब वो जो फ्रेंच था अब बहुत अपने आप में रिग्रेट कर रहा है कि मैंने समय पढ़ाई नहीं की, मैंने फ्रेंच भाषा को नहीं सीखा, अपने टीचर से दूर भागता रहता था, लेकिन अब जो है सब कुछ बदल गया है, मैं कैसे सीख पाऊंगा। यहाँ पर ये राइटर जो है रिग्रेट कर रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब फ्रेंच रिग्रेट कर रहा है तो वो जो है किन बातों को बोल रहा था, इसको भी आपको याद रखना है। अब कह रहा पुअर मैन, इट वॉज in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and how I understood। कह रहे बेचारा आदमी, इसी अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवार को सुंदर कपड़े पहने, और अब मैं समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। अब राइटर समझ गया है कि वो कमरे में सबसे पीछे लोग गांव के क्यों बैठे थे। समझ गए ना आप लोग। देखिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करके यहाँ तक इस तक आएंगे, ठीक है। तो देखो कह रहा है वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। ये तो हमने बता ही दिया आपको। इट बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। अब कह रहा है कि इसलिए कि उन्हें भी दुख था कि वे और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने, और जो देश अब उनका नहीं था उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उनका यह अपना तरीका था। जो लोग वहाँ पर बैठे थे वो टीचर जो थे हैमिल के सम्मान में आए हुए थे, अपने देश के प्रति सम्मान में आए हुए थे, क्योंकि अब उस पर दूसरे देश का कब्जा हो गया था। किसका? जर्मन का। देखिए आगे देखते। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। What could I not have given to be able to say that dare to rule for the participle although?
very loud and clear, and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. कह रहा है कि जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था तब मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। मतलब जब फ्रेंच अपने बारे में सोच रहा था तभी उसके टीचर ने उसका नाम पुकारा। अब मेरे बोलने की बारी थी। बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियमों को मैं जोर जोर से स्पष्ट सुनाने को और सुनाने के लिए तैयार हो रहा था कि मैं कुछ कर सकूं। यानी कि मैं अब जो है पार्टिसिपल के कड़े नियमों को भी याद करने का इच्छुक था, किंतु मैं पहले शब्दों पर ही उलझ गया और मेज पकड़कर खड़ा रहा। मेरा दिल धड़क रहा था और मुझ में ऊपर की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। ये कौन कह रहा है? हेंज। हेंज जो है वो उसको जो है अब ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब का टाइम बदल गया था। अब देखिए, अब आप हम लोग देखते हैं। आई हियर्ड आई हियर्ड मिस्टर हैमिल टू से मी, I want to scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst. Poor little French, we have all a great deal to reproach ourselves with. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। फ्रेंच, तुम अवश्य काफ़ी बुरा महसूस कर रहे होगे अपने आप को, ठीक है। अब फ्रेंच सोच रहा था कि सर हमको डांटेंगे, लेकिन सर ने कहा कि मैं आपको डांटूंगा नहीं। देखो ऐसा है, प्रतिदिन हमने तुमसे कहा था कि मेरे पास काफ़ी समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा। तुम देख रहे हो कि कल कहाँ गए हैं। हाय, अल्सास के साथ यह बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। वह सीखने को कल के लिए टाल देती है। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा, ऐसा कैसे है? तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और फिर भी तुम ना अपनी भाषा का लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो। किंतु लेकिन नन्हे फ्रेंड्स, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। हम सबके पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण है। मतलब इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि हमारे पास बहुत सारा समय था और हमने फ्रेंच भाषा को समय पर नहीं सीखा, हमने अपने समय को बर्बाद किया। इसके जिम्मेदार केवल हम और हम ही हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? अब देखो आगे का देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट तक, जो यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं, आगे तक का। ठीक है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? अब कह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के लिए पर्याप्त उत्सुक थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना नहीं चाहते थे, और वो चाहते थे कि आप पढ़ जाएं, आप लिखें, आप फ्रेंच भाषा को सीख जाएं। उनको धन की कोई लालच नहीं थी। और मैं भी अपने आप को बुरा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अगर आप पर सख्ती दिखाई होती तो मैं आपको फ्रेंच भाषा सिखा सकता था। ठीक है, इसके बजाय मैंने क्या करा, फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा होता तुम्हें, और मछली पकड़ने के लिए नहीं भेजा होता, तो आप जो है फ्रेंच भाषा सीख गए होते। यानी कि इसमें जो मिस्टर हैमिल हैं, जो टीचर हैं, वो भी अपने आप में रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। किस लिए रिग्रेट महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अब जो है शासन प्रशासन चेंज हो गया है। अब कह रहे हैं, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, saying that it was the most beautiful। ये कैसी थी? बहुत ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल थी। एक की बात दूसरी बात करते हुए एम हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे और कहते हुए संसार की सबसे सुंदर भाषा
कौन सी है? फ्रांस है। सर्वाधिक स्पष्ट है, सर्वाधिक तर्कसंगत है, और इसे हमें अपने बीच सुरक्षित रखना है। इसको हमें कभी भी नहीं भूलना है। कौन कह रहे हैं? मिस्टर हैमेल है, वो उससे फ्रेंच से कह रहे हैं कि आपको जो है अपनी भाषा से प्यार करना चाहिए। आप यहाँ पर ये जो मैप दिया गया है, मैप में भी देख सकते हैं ये जो फ्रेंच दिखाया गया है। यहाँ पर अलग अलग सारे देशों के नाम दिए गए हैं, कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, अपनी बुक में देख सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ से आगे का देखते हैं। कह रहे हैं the clearest, the most logical that we must guard it among us and never forget it. Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed too easy, so easy I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads to one stroke. ठीक है, कह रहे हैं और इसने अपनी जो फ्रेंच भाषा है उसके बारे में बताया कि कैसी है। सर्वाधिक स्पष्ट है, तर्कसंगत है, हमें अपनी भाषा से प्यार करना चाहिए। ठीक है, अपनी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो अपनी भाषा से प्यार नहीं करते वो किसी देश के गुलाम हो जाते हैं। जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बने रहते हैं तो ये ऐसे होता है मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है, जो मिस्टर हैमल है उन्होंने कहा है कि अपनी भाषा को जानना चाहिए, अपनी भाषा से प्यार करना चाहिए। और अगर वो अपनी भाषा को जानते हैं, मानते हैं, तो ऐसे मान के चलिए कि जैसे कि उनकी जेल की चाबी उनके पास है। इसके बाद उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और हमें एक पाठ पढ़कर सुनाया। मैं यह देखकर चकित रह गया कि यह कितनी अच्छी तरह से मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि आज वह कंसंट्रेट था। उन्होंने जो कुछ कहा वह बहुत सरल लगा। मैं यह भी सोचता था कि इतना ध्यान से मैंने कभी नहीं सुना और इतनी धैर्यपूर्वक, इतनी स्पष्ट कभी नहीं किया था। उन्होंने, जो मिस्टर अहमद, उन्होंने भी इतनी स्पष्ट तरीके से कभी हमको नहीं समझाया था। ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले वह जो कुछ जानता था उस सब को हमें दे देना चाहता है। उसकी सारी जानकारी को एक ही बार में दिमाग में डाल देना चाहता था। कौन? मिस्टर हैमेल। मिस्टर हैमेल जो है फ्रेंच के माइंड में और गांव के जो लोग बैठे थे उनके माइंड में उनको एक बार में सारी बातें समझाना चाहते हैं। यानी कि लास्ट लेसन वो जान रहे थे कि अब हमको इस स्कूल में कल से नहीं आना है, तो इसलिए वो पूरी तन मन के साथ उसको पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आफ्टर द ग्रामर, इस लेसन से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक पढ़ेंगे पीजन्स तक। करें आफ्टर द ग्रामर we had a lesson in writing that day. Mr. Hamill had a new copies for us, written in a beautiful round hand. France Alsace, France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how too quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof the pigeons cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? इसमें कह रहा है राइटर, व्याकरण की जो ग्रामर की बुक थी उसके बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। उस दिन मिस्टर हैमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थीं जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा हुआ था फ्रेंच अल्सास, फ्रेंच अल्सास। वे ऐसी लग रही थी जैसे विद्यालय के उस कमरे में सब ओर छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों और हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए हों। क्या झंडे! काश अपने सभी देखते कि किस तरह अपने काम में जुट जाएं और सब कुछ कितना शांत रहता है। एकमात्र जो
वॉइस आ रही थी, वो क्या आ रही, जो मिस्टर हैम्बल पेन से पेपर पर लिख रहे थे उसकी रगड़ की आवाज़ केवल आ रही थी। एक बार कुछ भंवरा जैसा उड़कर अंदर आ गया, परंतु किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक जो कीट होता है, भंवरा होता है, वो अंदर उड़ कर के आ गया, जिसको बोलते हैं बीटल्स। वो उसकी जो आवाज़ हो रही थी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि लोगों का ध्यान केवल मिस्टर हैमेल पर ही था, और इस बात पर ध्यान था कि कल से हम फ्रेंड्स को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। और सब छोटे बच्चों ने भी ध्यान इस बात पर नहीं दिया था कि जो है, जो भंवरा अंदर घुस आया था। जो बच्चे मछली पकड़ने के कांटों के चित्र बनाने में लीन थे, वह भी मानो फ्रांसीसी भाषा में ही बना रहे हों। और छत पर कबूतर आ गए थे, पीजन आ गए थे, बहुत धीरे धीरे गुटर गूं की आवाज़ कर रहे थे। और मैंने मन में सोचा, उस समय मन में क्या सोचा, जो राइटर है उसने सोचा, क्या वे इन्हें जर्मन भाषा में भी गाने के लिए मजबूर करेंगे? किसको? कबूतरों को भी। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि राइटर ने कबूतरों के लिए क्या बोला था, या पीजन्स के संबंध में कौन सी बात को यहाँ पर उन्होंने उठाया था, कौन सी बात के लिए बोला था। ठीक है, तो इससे आगे का हम देखते हैं। और अब नेक्स्ट देखते हैं। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम, अब आप यहाँ से देखिए, ये वाला चैप्टर यहाँ से, ये वाला। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस in his chair and gazing first at one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Fancy for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. अब यहाँ पर कह रहा है राइटर, जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने मिस्टर हैमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा। जो फ्रेंच था वो अपनी डेस्क पर बैठा था, वो जब देख रहा था सामने, तो मिस्टर, उसके जो टीचर थे मिस्टर हैमल, एम हैमल जो थे, वो सीधे स्थिर बैठे हुए थे। वे कभी किसी चीज़ को तो कभी किसी और चीज़ को घूर रहे थे, मानो वो अपने क्लासरूम को देख रहे थे, मानो वो अपने माइंड में उस छोटे स्कूल कक्ष की प्रत्येक वस्तु को उसी तरह अपने माइंड में उसको जो है इमेज कर लेना चाह रहे थे जैसी वो दिख रही थी। और जरा सोच के देखो, 40 वर्ष से वे इसी स्थान पर थे। उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था, उनकी कक्षा उनके सामने बिल्कुल ऐसे ही। केवल मेज और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे, तथा वह होप वाइन, जो एक प्रकार की बेल होती है, जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, वह खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। वह कहाँ तक पहुंच गई थी? छत तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो अब आप आगे देखिए। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है ये, बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन है आप लोगों के लिए। आप इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई और हमसे आप चाहते हैं कि मैं इसको क्वेश्चन आंसर को बताऊं, या इसकी समरी को बताऊं, या इसको वन वर्ड में या वन लाइन में आपको बताऊं, तो आप मेरे लिए कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्लास के जो बच्चे हैं उनके पास शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब आगे का देखते हैं हम लोग। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. कह रहे हैं कि अब उनको क्या करना है, अगले दिन अपनी देश को छोड़ देना है, मतलब यहाँ से चले जाना है। केवल मेज और कुर्सियाँ जो रूम में पड़ी हुई थी उनको वो निहारता रहा, उनको समझता रहा। जो होप बाइन का की वेल थी वो उन्होंने लगाई थी, वो छत तक पहुँच गई थी। इन सबको छोड़ने से ऊपर छत पर सामान को अपने संदूकों में पैक कर रहे थे। उनकी बहन के चलने की आवाज़ सुनकर इन बेचारे अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा होगा। राइटर मन में सोच रहा है कि अब राइटर टीचर को पता है कि अब हमें कल यहाँ से चले जाना है, तो उनको कैसा लग रहा होगा। अब
नेक्स्ट देखते हैं, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू। ये जो फ्रेंच लेटर हैं उनका ये प्रोनाउंसिएशन है। डाउन देयर एट द back of the room, old Hauser had put on the spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it's that last lesson. अब इसमें बता रहा है, उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। किनमें? जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर। लिखने के बाद में हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर छोटे बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से अपने बा बे बी बो बू जो प्रोनाउंसिएशन होता है उनको बोला। कमरे के पिछले छोर पर बूढ़े हाउजर ने अपना चश्मा पहन लिया था। अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़कर वह उनके साथ बा बे बी आदि बोल रहा था। आप देख सकते थे कि वह भी रो पड़ा। भावुकता बस उसकी आवाज़ कांप रही थी और उससे सुनना इतना हास्यास्पद था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। ओह, यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह याद रहेगा, क्योंकि जो हमारे टीचर थे वो हमको अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे, वो कितना ही ज़्यादा दुखद होता जा रहा था, कितना ही इमोशनल होता चला जा रहा था। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम ले चलते हैं। इट द वंस at the it all at once the church clock 12। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, टाइम ज़्यादा होता चला जा रहा है और अब ये आपका लास्ट पैराग्राफ हो रहा है। यहाँ पर आप जो है ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, all at once the church clock struck 12, then the angelus. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Mr. Hammer stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. कह रहा, अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजने लगी। उस सही समय ड्रिल से लौटकर आते हुए प्रुसिया के सैनिकों ने तुरहियां हमारी खिड़कियों के नीचे बजती हुई सुनाई दी। तुरहियां मतलब जो एक आवाज़ निकालते हैं, वो उसकी आवाज़ निकालने लग गई। ठीक है, मिस्टर हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, बहुत पीले पड़े हुए थे, यानी कि बहुत घबराए हुए थे, बहुत निराशावश थे। मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। इसको? मिस्टर हैमिल को। माई फ्रेंड्स सैड ही, मित्रों उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। मैं किसी बात से उनका गला अवरुद्ध हो गया और वह अपनी बात को नहीं कह सके। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and peering on with all his might, he wrote a large as he could, Viva la France। फिर वो उठे, ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, उन्होंने एक चाक का टुकड़ा उठाया और अपनी ताकत से बड़े अक्षरों में उस बोर्ड पे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। ये जो इंग्लिश फ्रेंच भाषा में लिखा था वीवे ला फ्रांस, इसका मतलब हुआ कि फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand। फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना कुछ कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल की अब छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका ये जो लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन आपका जो है ख़त्म हुआ है। यहाँ पर आपको मैंने अच्छी तरीके से बताई हैं सारी चीज़ें। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और उनको बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को बताएं। इसके अलावा आप हमसे किसी और तरीके का डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो वो आप हमको कमेंट में कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा ये लेसन था आपके लिए। आप इसको पढ़ें और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप हमको बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।